उसके अलावा आई वाज अ गुड रीडर सिंस स्कूल, तो मुझे बुक रीडिंग की हैबिट काफ़ी अच्छी थी मेरी, तो मुझे उससे भी थोड़ा मेरा विजन ब्रॉड था। या कोई ऐसा बंदा हो जिसका साइकोलॉजी में बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो कर सकेगा? हाँ, मुझे लगता है साइकोलॉजी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत करंट अफेयर्स। रियली? अच्छा, लोग तो ऐसे कहते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स आप क्यों कहती हैं? करंट अफेयर्स इसलिए क्योंकि उनका मटेरियल बहुत चेंज हो रहा होता है कॉन्टिन्यूसली हर रोज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मैं हूं आपकी होस्ट ज़रीन नैयर और आज हमारे साथ हैं नोआ की स्टार इकरा इफ्तिखार अब्बासी, जिन्होंने CSS 2024 में पाकिस्तान कस्टम्स में एलोकेशन हासिल की है। आइए हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे और बहुत बहुत मुबारक हो, इट्स अ वेरी बिग अकॉम्प्लिशमेंट। Thank you for having me. Of course. To start, हमें प्लीज़ अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं, अपना डोमिसाइल, एजुकेशन। ओके, मैं डोमिसाइल मेरा पंजाब का है एंड मेरी एजुकेशन FSC प्री मेडिकल में है आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से, और मेरा जो बैचलर्स है दैट्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी फ्रॉम नवल इस्लामाबाद। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो आप फिर प्री मेडिकल से साइकोलॉजी की, तो आपका CSS अटेम्प्ट करने से पहले कोई जॉब थी? नहीं, मेरी CSS से पहले कोई जॉब नहीं। और CSS की तैयारी के दौरान आपने पूरा बस टाइम ऐसे डेडिकेट किए? अच्छा, CSS की जो मोटिवेशन है वो आपको कहाँ से आई है? CSS की मोटिवेशन मुझे स्पेसिफ़िकली मेरे अंकल ने मुझे गाइड किया। जब मैंने अपना यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर में थी तो मेरे अंकल ने मुझे बताया कि आप ये करियर पाथ ऑप्ट कर सकती हैं। उसके अलावा आई वाज अ गुड रीडर सिंस स्कूल, तो मुझे बुक रीडिंग की हैबिट काफ़ी अच्छी थी मेरी, तो मुझे उससे भी थोड़ा मेरा विजन ब्रॉड था और मुझे आइडिया था कि कुछ मतलब करना है। तो मैंने सोचा कि अगर उन्होंने भी मुझे गाइडेंस दी और मैंने भी यही सोचा कि फाइनली यही किया जाए। तो उन्होंने आपको CSS क्यों रेकमेंड किया? क्या वो खुद उन्हें इंटरेस्ट थी इसलिए उन्हें कहा? नहीं, उन्हें इंटरेस्ट तो था, लेकिन वो मेरे लिए चाहते थे क्योंकि उन्हें अकॉर्डिंग टू माय पर्सनैलिटी ही थॉट दैट इट सूट्स मी, सो दैट्स व्हाई ही रिकमेंडेड मी। आई गेस सही कह रहे थे क्योंकि अब आपकी एलोकेशन भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने फिर जब CSS की तैयारी स्टार्ट की, सबसे पहला जो चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स के लिए, वो ये होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से सिलेक्ट करें। तो आपने किस बेसिस पे ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किए, कौन से सिलेक्ट किए? ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करने की मेरी दो स्ट्रेटजीज थी। फर्स्ट कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, एंड सेकेंडली स्कोरिंग ट्रेंड क्या जा रहा है। इंटरेस्ट वाइज मेरी डिग्री अप्लाइड साइकोलॉजी में है, तो मैंने साइकोलॉजी और फिलॉसफी को ऑप्ट किया, और जेंडर में मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा था जी, तो मैंने जेंडर भी चूज़ किया। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में से मुझे लगता था मैं पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, तो मैंने वो चूज़ किया। बट अनफॉर्चुनेटली वो इस साल हिट हो गया और इसमें मार्क्स सबके ही कम आए। और उसके अलावा यूरोपियन हिस्ट्री मैंने चूज़ किया ट्रेंड वाइज, क्योंकि US हिस्ट्री में कम मार्क्स आए थे, तो आई ऑप्टेड यूरोपियन हिस्ट्री। तो आपका सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन से सब्जेक्ट में है ऑप्शनल्स में से? मेरे अपने सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि मैं यही पूछने वाली थी कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि जिस सब्जेक्ट में आपकी डिग्री है वो सब्जेक्ट ना ऑप्ट करें, क्योंकि अक्सर लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, ये मैं एंड में इसकी तैयारी कर लूँगी। तो क्या आपका भी यही अप्रोच था? नहीं, मैंने साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को लेके प्रॉपर उस पर फोकस किया। ये नहीं सोचा कि ये मेरा सब्जेक्ट है तो मैं कर लूँगी एंड पे। और जितनी भी रिकमेंडेड बुक्स थी FPSC ने जो रिकमेंड की हुई थी वो मैंने अच्छे से गो थ्रू की। उनमें से मैंने चीज़ें मटेरियल दोबारा से कलेक्ट किया, ऑल्दो मुझे आता था पहले से क्योंकि मेरी 4 साल की डिग्री थी, बट स्टिल आई रिव्यूड एवरीथिंग अगेन। और कोई स्पेसिफिक रिसोर्सेज हैं इसमें, कोई स्पेसिफिक बुक या कोई स्पेसिफिक YouTube वीडियोस जो आपने यूटिलाइज़ की इसकी तैयारी में? आई बिलीव कि FPSC की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो अच्छी हैं। मैंने जो S. फेल्डमैन की बुक है साइकोलॉजी की, मैंने ज़्यादा फोकस उस पर रखा था, तो दैट्स गुड। आई बिलीव दैट हेल्प्स यू स्कोर गुड। और आपको लगता है कि साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो ज़्यादा लंबा है या मुश्किल है, या कोई ऐसा बंदा हो जिसका साइकोलॉजी में बैकग्राउंड नहीं है, क्या वो कर सकेगा? हाँ, मुझे लगता है साइकोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, अदर ऑप्शनल्स।
साइकोलॉजी इसलिए भी ईजी है क्योंकि आप उसको एक बार समझ लेते हो तो आप उसको भूलते नहीं हो। डेट्स नहीं है, कोई डिफरेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है जो आपको याद रखना है या कुछ भी, बस आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लो और आपके माइंड में वो चीज़ें रहती हैं। और रिटन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प होती है साइकोलॉजी से, ऐसे में स्पेशली। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात की है आपने। मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था कि ये ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको रट्टा की ज़रूरत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर होते हैं। तो अच्छा, और इसके अलावा यूरोपियन हिस्ट्री, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सब कहते हैं कि हिस्ट्री की जो है ना सब्जेक्ट्स हैं, यूरोपियन हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द लॉन्गर वंस। उनका जो उसका सिलेबस है वो तकरीबन लाइक आप देखें जिस तरह 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तकरीबन उतना लंबा इसका सिलेबस है। तो क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, लेंथी सिलेबस है क्योंकि बिफोर 2016 इट यूज्ड टू बी ऑफ 200 मार्क्स, तो अब उसका सिलेबस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप उसको हिस्ट्री को ऐसे देखो कि वो इवेंट्स हैं, आप प्रॉपर ऐसे कुछ स्टूडेंट्स शॉर्ट टाइम के प्रिपरेशन के लिए कुछ इवेंट्स बीच में से जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको कर लेते हैं याद, या उनको सिर्फ देखते हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को स्टार्ट से लेके एंड तक देखोगे तो वो आप उसको सारा समझ सकते हो। और एक बार आपने उसको एक ऑर्डर में समझ लिया है कि इस ईयर के बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ, दैट इवेंट लेड टू विच अदर इवेंट, तो फिर आपको ईजी होता है उसको ग्रैब करने में। हाँ, तो आपने बेसिकली एज अ स्टोरी और ऑप्शंस में से आप का सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन से सब्जेक्ट में है? ऑप्शंस में मैंने जैसे आपको बताया साइकोलॉजी में मेरा हाईएस्ट। ठीक है, आप बताना चाहेंगी कि कितना आया? 86। वाह, ओके। तो वाकई में बहुत अच्छा स्कोर है। मुझे लगा शायद आप 70s में कुछ कहेंगी। 86, ठीक है ठीक है। तो शायद आपने फिर साइकोलॉजी में टॉप किया हो अभी भी। अच्छा, और लोअर जो है इनमें से आपका कौन से में जो है ना ऑप्शंस में से चैलेंजिंग कौन सा रहा आपके लिए? चैलेंजिंग मेरे लिए पॉलिटिकल साइंस था। उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस काफ़ी सारे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मेमोराइज़ करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी क्योंकि हर बार मेमोराइज़ करो फिर उसको थोड़ा टाइम बाद फिर भूल जाए वो, तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग। तो अगर आपको जो है फिर से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो तो आप पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट करती फिर? नहीं, आई थिंक आई वुड ऑप्ट इंटरनेशनल। अच्छा, रियली? ठीक है ठीक है। और अगर आप अपनी तैयारी में पॉलिटिकल साइंस के हवाले से कुछ चेंज करना चाहेंगी, वो आप क्या चेंज करती? मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मे बी मैं डिटेल्ड एनालिसिस और रिलेटिव कंपैरिजन पे ज़्यादा इस बार फोकस करूँ, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो आई रियलाइज के चीज़ें जो थी वो कंपैरिजन में और रिलेटिव एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस था एग्जामिनर का एज़ कम्पेयर टू जस्ट रट्टा बेस्ड थिंग्स। तो दैट्स व्हाट आई वांट। वैसे तो लोग कहते हैं जिन्होंने मेडिकल की तैयारी की है, क्योंकि आपका प्री मेडिकल था ना, तो वो लोग रट्टा बहुत अच्छा करते हैं और पढ़ाई में भी बहुत तेज़ हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो आपने डिसिप्लिन डेवलप की है प्री मेडिकल में कि उससे आपको हेल्प हुई है CSS की तैयारी में? यस, आई बिलीव सो, क्योंकि मैंने मेडिकल के टाइम पे MD कैट का टेस्ट भी दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्वालिफाई फॉर दैट। तो लेकिन उससे आपकी बात है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आप सीखते हो। तो जब आपको स्पेशली CSS में लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं, बैठ के पढ़ना होता है आपको, तो वो आपकी जब हैबिट डेवलप हो जाए तो इट गेट्स ईजी, आपको CSS में काफ़ी हेल्प होती है। बिल्कुल, ये ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स फिर बहुत स्ट्रगल करते हैं इन चीज़ों में। अच्छा, अब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में हाँ, चले हमें सबसे पहले ये बताएं कि सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट आपके लिए कौन सा रहा है? करंट अफेयर्स। रियली? अच्छा, लोग तो ऐसे कहते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स आप क्यों कहती हैं? करंट अफेयर्स इसलिए क्योंकि उनका मटेरियल बहुत चेंज हो रहा होता है कॉन्टिन्यूसली, हर रोज़ हर दिन में कोई ना कोई न्यू इवेंट्स हो रहे होते हैं। और स्पेशली जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो गाज़ा वॉर, फिर उसके बाद यूरोपियन के इवेंट्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, उनमें चेंजेस आ रहे थे और बहुत डीप चेंजेस, जिससे बहुत ज़्यादा चीज़ों पे और अफेक्ट हो रहा था। तो उस टाइम पे आई बिलीव कि करंट अफेयर के सारे सिलेबस को सब कुछ कवर करना, उन पे एनालिसिस बिल्ड करना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, करंट अफेयर्स की तैयारी आपने कैसे की? बहुत लोग कहते हैं कि आपको अखबार पढ़ना पड़ता है डेली, या फिर कुछ लोग फिर ये मैगज़ीन्स ले लेते हैं करंट अफेयर्स की, या डेली न्यूज़ देखना। न्यूज़ में भी कहते हैं कि अल जज़ीरा देखो, BBC देखो। तो आपने कैसे तैयारी की फिर उसकी?
करंट अफेयर की तैयारी के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि कोई बुक रेफ़र करते हैं, तो बुक को नहीं करना चाहिए, उसमें टाइम ज़ाया होता है आपका। इसकी जगह पे आप रिसर्च पेपर्स करो, और मंथली मैगज़ीन आती है, जैसे नोआ का मैगज़ीन आता है, वो बहुत अच्छा है। उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस और डिफरेंट रेफरेंसेस दिए हुए होते हैं, तो दैट हेल्प्स यू अलॉट। उसमें पूरे मंथ के जो इवेंट होते हैं वो कवर हो जाते हैं मैगज़ीन में। उसके अलावा जो डिफरेंट रिसर्च पेपर्स होते हैं उस पर फोकस करने, और न्यूज़पेपर पे जो लास्ट में इंटरनेशनल न्यूज़ के पेजेस होते हैं, तो उन पे अगर आप फोकस करते रहें और उनसे डेली का मटेरियल निकालते रहें, तो आई बिलीव कि आप इजीली कर लेते हैं फिर। तो इस पे इसका डेली टाइम कितना लगा है? क्योंकि करंट अफेयर्स से के साथ अपडेट रहना और डेली अखबार पढ़ना ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग बात है। मैंने तो बहुत कोशिश की थी आदत बनाओ अखबार पढ़ने की, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, सच ऑनेस्टली ये बात है। तो आपने कैसे ये आपने हैबिट डेवलप किया, या आप वीकली तैयारी करती थी करंट अफेयर्स की? नहीं, मैं करंट अफेयर की डेली ही करती थी। जितनी भी कुछ न्यूज़ चैनल को आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने फॉलो कर लो तो उनकी अपडेट्स आती रहती हैं, वहाँ से आप उनकी स्टोरी देख लो। उसके अलावा ट्विटर यूज़ करो, ट्विटर पे भी काफ़ी अच्छे एनालिसिस लोग देते हैं। और बिसाइड्स दैट आप डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स को सुनते रहो, जैसे आपने कहा BBC, अल जज़ीरा वगैरह। और न्यूज़पेपर का ये है कि बहुत डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे कर सकते हो कि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, अगर वो उस दिन के आर्टिकल्स में या इंटरनेशनल का जो पेज होता है उसमें आए हुए हैं, तो उन पे आप स्पेशल फोकस करो, उससे बुलेट पॉइंट्स निकाल के अपने नोट्स में ऐड कर लो, तो दैट हेल्प्स यू अलॉट। और उससे टाइम भी आपका बच जाता है, बजाय कि आप पूरे न्यूज़पेपर को गो थ्रू करो। बिल्कुल। अच्छा, सबसे आसान जो ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में, या सबसे जो आपके लिए इजी और नेचुरल रहा है, वो कौन सा सब्जेक्ट था? आई बिलीव इंग्लिश प्रेसी। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग, ठीक है। प्रेसी में ग्रामर ये कि आप बचपन से पढ़ रहे होते हो ग्रामर, और प्रेसी भी आप 9-10 से कर रहे होते हो, तो आई थिंक इट हेल्प्स यू, क्योंकि आपका प्रीवियस इससे सब्जेक्ट से आपको होता है, मतलब आप उसके साथ रहते हो इन टच, तो आप इजीली कर सकते हो आई बिलीव। तो आपने पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस की थी प्रेसी के लिए? मैंने PMS के भी और CSS के भी 2001 के बाद जितने एग्जाम्स हुए उन सब की प्रैक्टिस की थी। ठीक है, चले, कम से कम आपको आसान लगा, लेकिन आपने फिर भी उसे फुल एफर्ट दिया है। ऐसे नहीं है कि हमें कोई सब्जेक्ट आसान लगे तो हम चलो ये। अच्छा, यूजुअली लोग ऐसे के बारे में बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, आपका उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, ऐसे की तैयारी, और आपने उस पर टाइम कितना लगाया, प्रैक्टिस कितनी की? प्रैक्टिस में ऐसे भी कहूँगी कि आई रोट मोर देन 50 फुल फ्लेज एसेज। ओके। बिकॉज मेरे एकेडमिक राइटिंग स्टार्टिंग में जो था वो थोड़ा वीक था। अच्छा। तो मैंने जब रिटन प्रैक्टिस ऐसे की स्टार्ट की, तो एक पैराग्राफ लिखने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम, ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स लग जाते थे सिर्फ एक पैराग्राफ अच्छे से लिखने के लिए। लेकिन मैं लिखती रही, मैंने कभी भी छोड़ा नहीं लिखना, बार बार रिवैल्यूएशन करवाई, और मैंने ऐसे कभी पास नहीं किया था। जब मेरा एग्ज़ाम था तो उससे 4 दिन पहले मैंने एक ऐसे लिख के चेक करवाया अपने सर को। इट वाज द फर्स्ट टाइम आई पास्ड ऐसे। लेकिन ये है कि मैं यही कहूँगी कि आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतनी आपका नर्व्स और मसल भी बिल्ड होता है, आपकी हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन बिल्ड होती है, और आप उतना अच्छे से एग्जाम में बैठे हुए कर सकते हो, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर होता है, उस टाइम प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी रिटन की तो आप कर सकते हो। अच्छा, 50 ऐसे वेरी बिग नंबर। तो आप हर ऐसे फिर चेकअप भी कराती थी? मैंने हर ऐसे चेक करवाया है। और इधर ही आपने चेक? जी, इधर चेक करवाती रही। और फिर लास्ट ऐसे जो आपने सबमिट किया वो आपका पास हुआ है? फर्स्ट इट वाज के 26-27 मार्क्स, फिर 26-27 से आगे जाके 32-35 के बीच में रही। अच्छा। फिर लास्ट में 38-37-38, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे 40 मिला एग्जाम से 4 दिन पहले। चले, और फिर एग्जाम में आप गई तो अल्हम्दुलिल्लाह पास। अच्छा, आपको जब रिजल्ट आया और आपने देखा कि आपका CSS पास हुआ, तो आपका उस वक्त रिएक्शन क्या था? आप कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग जाके सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट आई वुड नम, जब मैंने देखा रिजल्ट, मेरे हाथ में फ़ोन था और मैंने रिजल्ट देखा, तो मेरी बहनें भी मेरे पास बैठी हुई थी, दे स्टार्टेड क्राइंग एंड आई गॉट आप शॉक में चली गई? इमोशंस, हाँ, मुझे पता नहीं चलता मुझे रोना है, हंसना है, क्या करना है, एकदम मैं नम हो गई। थोड़ी बार फिर स्लोली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाँ हो गया। मैंने ग्रुप चेक किया, मेरे फ्रेंड ने कॉल करके मुझे ग्रुप चेक करके दिया, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं होती कि मैं लिस्ट गो थ्रू करूँ, अपना नाम देखूँ।
और फिर इट वाज लाइक फुल ऑफ सेलिब्रेशन नाइट, सारे गेस्ट आना स्टार्ट हो गए और रिलेटिव्स वगैरह फ्रेंड्स सब आए, उसी रात को ही सब आ गए और हमने सेलिब्रेट किया। तो अब आप अपनी फैमिली में सेलिब्रिटी भी बन रही होगी ना, वो फिर बस बहुत फिर घर में घर वालों के साथ ओहदा भी बढ़ जाता है CSS करने। माशाल्लाह। अच्छा, ओवरऑल प्रिपरेशन में फिर स्टूडेंट्स के ये सवाल होते हैं कि नोट्स हम कैसे लें, नोट्स प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को होता है कि हमें समझ नहीं आती कि हम तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें। फॉर एग्जांपल अब हम बोलें कि आपने पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट लिया है, तो उसकी नोट टेकिंग टेक्निक या इनिशियल प्रिपरेशन की अप्रोच क्या थी आपकी? इनिशियली सबसे पहले मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप जो कोर्स है उस जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करें। गो थ्रू करने के बाद आप एक दफ़ा किसी भी बुक से, किसी जो रेडीमेड बुक्स अवेलेबल होती हैं अकेडमीज़ में, बाज़ार में कहीं पे, उनमें से एक दफ़ा रीड कर लें ताकि आपको जर्नल आइडिया हो जाए। लेकिन फाइनल प्रिपरेशन के लिए और अच्छे स्कोर के लिए किसी एक बुक पे रिलाई नहीं करें। डिफरेंट मटेरियल इंटरनेट से गैदर करें और डिफरेंट मटेरियल को एनालाइज करें। जो आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा मेरा मटेरियल कितना अच्छा है, और फिर आप उसी के अकॉर्डिंग उसमें और एडिशन भी कर सकते हैं और आपको चीज़ें मेमोराइज भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप बजाय एक बुक पे रिलाई करने के डिफरेंट सोर्सेज पे रिलाई करें और डिफरेंट सोर्सेज में से भी कुछ अच्छा मटेरियल निकालें और ख़ुद अपने नोट्स बनाएं, रेडीमेड नोट्स पे रिलाई नहीं करें। बिल्कुल, आई थिंक दैट्स वेरी गुड एडवाइस, क्योंकि आपको फिर ना एक टॉपिक कहीं पे अच्छा कवर हुआ होगा और दूसरा टॉपिक कहीं और पे बेहतर तरीके से कवर हुआ होगा। बिल्कुल। अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी का बताएं। इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की, इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल, और फिर जब आप इंटरव्यू देने के लिए गई हैं तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? इंटरव्यू की तैयारी के लिए मेरी फ़र्स्ट चॉइस नोआ थी। मैं आई में बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने डिफरेंट जगहों पर इंटरव्यू दिए या डिफरेंट जगहों से प्रिपरेशन की, लेकिन मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा, लेकिन मुझे लगा कि एक जगह पे अगर मैं रहूँगी तो मैं उस पर अच्छे तरीके से फोकस कर पाऊँगी जो टीचर्स मुझे बताएंगे। डिफरेंट जगहों पर जाऊँगी तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी। तो मैंने नोआ को, जो ही मेरा रिज़ल्ट आया उसके आफ्टर 2 डेज़ में नोआ आई और मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी प्रेपरेशन। स्पेशली सर अली होते थे, वो हमें साइकोलॉजिकल की बहुत अच्छी प्रेपरेशन करवाते रहे। डेली सेशंस होते थे, तो उन सेशंस में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप वर्बल नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सीखते हो। तो साइकोलॉजिकल की प्रेपरेशन मेरी वैसे होती रही और साथ साथ फिर मैं चेक भी करवाती रही, जितना मटीरियल साइकोलॉजिकल में वो पूछते हैं वैसे ही टीचर्स हमें देते थे फॉर्म्स और हम फिल करके चेक करवाते थे। दैट हेल्प्ड अ लॉट। और फिर उसके अलावा डिफरेंट जो विजिटिंग टीचर्स होते हैं वो आते थे नोआ में और हमें गाइड करते थे कि आपने कैसे इंटरव्यू देना है और कैसे प्रेपरेशन करनी है। दे हेल्प अस रिवाइजिंग आवर सिलेबस, क्योंकि सिलेबस काफ़ी सारा होता है और इंटरव्यू का टाइम बहुत थोड़ा होता है इंटरव्यू में, तो उनने हमें इसमें बहुत हेल्प किया। और फाइनली जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैं काफ़ी टेंस थी, क्योंकि इट वाज फर्स्ट टाइम और ऐसे इंटरव्यू देना था फॉर्मल, क्योंकि इससे पहले मेरी कोई जॉब नहीं थी, मैंने कभी कोई इंटरव्यू फॉर्मल नहीं दिया हुआ था। तो फिर जब मैं इंटरव्यू रूम में, पहले प्रेशर था जब वेटिंग रूम में थे, लेकिन जब इंटरव्यू रूम में तो एवरीथिंग वाज फाइन, दे वर वेरी इंटरेक्टिंग एंड दे वर हेल्पिंग अस। अच्छा, तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में ने कुछ मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, लाइक मेरा एकेडमिक स्कोर में भी थोड़ा ठीक था, तो उनने मुझे एकेडमिकली बहुत कम पूछा मुझसे। मुझे जर्नल पूछा, फेवरेट लीडर कौन सा है, और साइकोलॉजिकल की इनिशिएट प्रैक्टिसेस पूछी। और ऐसी उनने मेरे से जेंडर रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी, तो आई वाज एबल टू डू वेल। अच्छा, ये दूसरी दफ़ा मुझे कोई कह रहे हैं कि इंटरव्यू पैनल इस दफ़ा बहुत इनकरेजिंग थी। तो यूजुअली तो लोग कहते हैं कि बहुत बस इंटिमिडेटिंग होते हैं और बहुत सख्ती से बात करते हैं, लेकिन ये लगता है कि इस दफ़ा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लोगों का। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये कि आपकी जो ग्रुप सिलेक्शन थी वो आपने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया, और डिड यू गेट द ग्रुप दैट यू लाइक्ड और वांटेड? मैंने ग्रुप को जो इन्वेस्ट करना था वो अपनी इंटरेस्ट की बेस पे किया था। फर्स्ट जो कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनको आप ज़्यादा बेटर समझ रहे होते हो तो आप उनको शुरू में कर देते हो और फिर जो बाकी नीचे होते हैं उनको कर लेते हो। लेकिन मैंने फर्स्ट पे रखा था पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एंड सेकंड पे मैंने फॉरेन रखा था, और थर्ड पे मैंने पाकिस्तान कस्टम्स रखा था। तो आई गॉट माय थर्ड प्रेफरेंस। ओके, नाइस, क्योंकि लोग यूजुअली फिर थर्ड पे, यानी कि फर्स्ट तो तकरीबन सबका पास होता है, तो फिर
या फॉरेन सर्विस या पुलिस होती है। तो इंटरेस्टिंग कि आपने कस्टम्स रखा है, एंड कंग्रेचुलेशंस आपको अपनी फर्स्ट 3 चॉइसेस में से मिली, और वो भी पंजाब का है ना आपका डोमिसाइल। तो फिर आई मीन आई थिंक इट्स अ वेरी बिग डील। अच्छा, उसके अलावा एनी स्पेसिफिक रिसोर्सेज जनरली, कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई ऐसा रिसोर्स जो यूट्यूब पे या बुक्स हो जो आप बाय नेम रेकमेंड करना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? आई वुड रिकमेंड कि जो नोआ की रिवीजन एपिसोड्स होते हैं यूट्यूब पे, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। उसमें सारा कोर्स कवर हो जाता है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट लाइक आपको लग रहा होता है, सर को लग रहा होता है कि जो आ सकते हैं एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, तो वो ज़रूर कवर होते हैं उनमें, एंड दैट्स रियली रियली गुड। मैं स्पेशली सर फरीद के जो हैं, सर फरीद जो लेक्चर्स देते हैं रिवीजन क्लासेस में, वो बहुत अच्छे होते हैं। उनमें से हमेशा हर साल 3 to 4 क्वेश्चंस तो लाजमी आ जाते हैं। तो आई थिंक कि स्टूडेंट्स को लास्ट में जब फाइनल स्टेज होता है प्रेपरेशन का, एट दैट टाइम स्टूडेंट्स शुड गो फॉर दैट वीडियोस। और वो बिल्कुल एग्जाम से कुछ वीक्स पहले होते हैं। यस, ठीक है। और एनी लास्ट वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन जो आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आई वुड से दैट बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज़ अ की। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप रोज़ का रोज़ कर रहे हैं, अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, रिटन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो यू वुड डू दैट, यू वुड डेफिनेटली डू दैट। अगर सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी इज़ अ की। Thank you so much for joining us today and giving us your time. Again, one last time, congratulations. Thank you. And thank you, viewers, for joining us today. Stay tuned for more such interviews with Noah Stars. Take care, Allah Hafiz.